हेलो बच्चा लोग, आज हम आपके अपने चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर लेकर आए हैं एमपी बोर्ड हैकर सीरीज। क्या है ये हैकर सीरीज? ये टी शर्ट में आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड हैकर्स। हैकर्स मतलब क्या? हैकर सीरीज हमने आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 12th और 10th के बच्चों के लिए आपके आने वाली 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिनको हम आपके अपने चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर सॉल्व कराएंगे। आज हम इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे एमपी बोर्ड 2026 एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहले नंबर पे जो आपको प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है। ये जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर 2026 में आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है? तो आंसर होएगा इसका चिड़िया के बहाने। किसके बहाने कहा है बेटा? चिड़िया के बहाने कहा है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा? काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। अब उपमेय उपमान क्या होता है सर? आपने तो ये हमको बताया नहीं कि उपमेय क्या है उपमान क्या है। ठीक है, दो वर्ड आपको दिख रहे हैं आपके सामने, उपमेय है और एक क्या है? उपमान। ठीक है, दो चीजें हमारे पास यहाँ पे जिसकी तुलना हो रही है। जिसकी तुलना होती है उसको हम बोलते हैं उपमेय। ठीक है, जिसकी तुलना होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उपमेय बोलते हैं, और जिससे तुलना होती है उसको हम बोलते हैं उपमान। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सा अलंकार होता है। ये हमारे सैंपल पेपर 2026 में आया है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। पहले नंबर पे दे रखा है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है बेटा? आपको पता होगा। संदेह अलंकार में जहां पर किसी भी चीज का संदेह हो जाए वहां पे संदेह अलंकार। विरोधाभास, जिसमें वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार। और तीसरे नंबर पे भ्रांतिमान दे रखा है, जहां पर किसी भी चीज को देखकर किसी भी अन्य चीज का भ्रम हो जाए वहां पे भ्रांतिमान अलंकार। तो बचा क्या बेटा हमारे पास लास्ट में? व्यतिरेक अलंकार। तो आंसर क्या होगा हमारा? व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। ठीक है, सिंपल पेपर 2026 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती थी। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, आपके गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करती है? तो बहुत ही अच्छे से बताया गया है हमको चैप्टर में, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, कि जो भक्तिन थी वो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। किससे स्पर्धा करती थी बेटा? हनुमान जी से। ये सैंपल पेपर 2026 में और सैंपल पेपर 2022 में आया गया है। ठीक है, सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती थी। किससे स्पर्धा करती थी? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? हनुमान से स्पर्धा करती थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है। हमसे तकनीकी शब्द नहीं पूछा है। अब तकनीकी शब्द क्या होता है? वे शब्द जो किसी विशेष विषय के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं तकनीकी शब्द। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं उदाहरण के लिए कि अंक। अंक मतलब गणित में ही उपयोग होगा अंक। ठीक है, विज्ञान में क्या उपयोग होगा? वेग उपयोग हो सकता है, चाल उपयोग हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, नाभिक हो सकता है। ये विज्ञान के लिए। शून्य, अंक, ये किसके लिए है? गणित के लिए। तो इन शब्दों को हम बोलते हैं तकनीकी शब्द। क्या बोलते हैं बेटा? तकनीकी शब्द। अब हमसे पूछा क्या है सर? आप तो तकनीकी शब्द बता रहे हो, पर हमसे तो पूछा है कि इनमें से तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है। चलो देखते हैं कौन सा नहीं है। हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है नाभिक। नाभिक विज्ञान से संबंधित शब्द है। ठीक है, त्वरण, त्वरण भी विज्ञान से संबंधित शब्द है। ठीक है, तीसरे नंबर पे पर्यवेक्षक दे रखा है जो कि विज्ञान से संबंधित नहीं है, किसी विषय से संबंधित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पर्यवेक्षक। ठीक है, और लास्ट में जो गुरुत्वाकर्षण दे रखा है वो भी विज्ञान संबंधित शब्द है। ठीक है, ये आपको समझ में आया बेटा? तकनीकी शब्द क्या होता है? जो विषय से संबंधित होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पर्यवेक्षक। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था। अब यशोधर बाबू का जो
यशोधर बाबू कौन सा? सिल्वर वेडिंग हमने पढ़ा है जूझ में, सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू की बात होती है। यशोधर बाबू का जो तीसरा बेटा था वो स्कॉलरशिप लेके कहाँ गया था, ये हमको बताना है। ठीक है, सैंपल पेपर 2026 के ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कहाँ चला गया था। अब हमको 4 जगहों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस। तो आपको याद रखना है कि जो यशोधर बाबू का तीसरा बेटा था वो स्कॉलरशिप लेकर कहाँ गया था बेटा? अमेरिका। अमेरिका मतलब अमेरिका चला गया था। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, जो कि सैंपल पेपर 2026 में आया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो रेडियो नाटक की अवधि होती है वो होती है 15 से 30 मिनट तक। कितनी होती है बेटा? 15 से 30 मिनट तक। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चोखे के गीले होने का भावार्थ है। ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में थोड़ी सी डिटेल में लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, उषा हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, उषा में बात होती है इसकी कि चोखे के गीले होने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चोखे के गीले होने का तात्पर्य ये है कि वातावरण में नमी आना। क्या अर्थ है बेटा इसका? वातावरण में नमी आना। ठीक है, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, ठीक है, जब भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें हम बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं कि जो चोखे के गीले होने का अर्थ क्या है कि आसपास में नमी आना। आसपास में मतलब वातावरण में नमी आना। ठीक है, आंसर इसका करेक्ट क्या होगा बेटा? ब वाला, वातावरण में क्या आना? नमी आना। किसका अर्थ होता है ये? चोखे के गीले होने का भावार्थ। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिल्वर वेडिंग से क्या अभिप्राय है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सिल्वर वेडिंग से क्या अभिप्राय है? चलो सिल्वर वेडिंग क्या है बेटा? सिल्वर वेडिंग हमारा एक चैप्टर है जिसमें यशोधर बाबू की वर्षगांठ पूर्ण हुई थी, 25वीं सालगिरह पूर्ण हुई थी। कौन सी सालगिरह पूर्ण हुई थी? 25वीं सालगिरह पूर्ण हुई थी। इस सिल्वर वेडिंग को, ठीक है, इस सिल्वर वेडिंग को हम रजत जयंती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा सिल्वर वेडिंग को? रजत जयंती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, जो कि 2022 में क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? आपके बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि भारत में काम कर रही है, पर जो विज्ञान से संबंधित संस्थाएं हैं बेटा वो है आंसर करेक्ट इसका 5। कितनी संस्थाएं काम कर रही है विज्ञान के क्षेत्र में? तो 5 कर रही है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभानुभाव भिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह परिभाषा है, 2022 में क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, परिभाषा तो बहुत तगड़ी दे रखी है कि विभानुभाव भिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ठीक है, कि ये परिभाषा किसने दी थी? तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि इतनी तगड़ी जो परिभाषा है वो हमारे आचार्य भरत मुनि ने दी थी। किसने दी थी बेटा? आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एमसीक्यूज है तो मैं थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ। बाकी जब हमारे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या बोलता है? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? 2022 में आया है ये। ठीक है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ। अब टेढ़ी खीर ऐसा नहीं है कि जो खीर थी हमने उसको टेढ़ा कर दिया। ठीक है, एक मुहावरा है तो इसका अर्थ देखना। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो आप, खीर खाना। अरे खीर खाने को हम टेढ़ी खीर थोड़ी बोलेंगे बेटा। मीठी खीर को हम टेढ़ी खीर थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, सरल कार्य को तो सरल कार्य, सीधा कार्य बोलना था, टेढ़ा कार्य थोड़ी बोलेंगे उसको। ठीक है, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? लास्ट वाला, कठिन कार्य। मतलब टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, 2023 का प्रश्न बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। आप सभी को याद होना चाहिए कि हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है बेटा? 4 कालों में। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 4 कालों में। ठीक है, पहला वाला आंसर इसका करेक्ट है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में बांटा गया है। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि जो फिराक गोरखपुरी की एक पार्ट है हमारा, उसमें जो माँ है वो बच्चों को घुटनों में लेकर क्या करती है बेटा? तो घुटनों में लेकर माँ अपने बच्चों को कपड़े पहनाती है। क्या करती है? माँ घुटनों में लेकर अपने बच्चों को कपड़े पहनाती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश कर देती है? ठीक है, बाजार दर्शन हमारा पार्ट है। ठीक है, बाजार दर्शन में हमको बताया गया है कि बाजारूपन क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं बाजार दर्शन में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा हमारे एमसीक्यूज पे फोकस करते हैं। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन था बेटा? किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? किसकी गर्मी करती है? ठीक है, अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम बाजार में से बहुत सारे खिलौने या कपड़े या बहुत सारे आइटम्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो किसकी गर्मी हमको विवश करती है? तो पैसों की गर्मी करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था सर, ये तो हम यूं ही करते थे, आप नहीं भी बताते। तो ठीक है, देखिए किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश कर देती है? तो बेटा पैसों की गर्मी कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया। बेटा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से याद भी रखिएगा, क्वेश्चन आंसर में भी याद आ सकता है, क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया था दत्ता जी के पास। किसके पास ले गया था बेटा? दत्ता जी राव के पास या दत्ता जी राव के यहाँ। 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, कहाँ लेके गया? दत्ता जी राव के यहाँ लेके गया। ठीक है, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, 2023 में आया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या बताया बेटा? कि तकनीकी शब्द क्या होते हैं। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? 2023 में आया तकनीकी शब्द क्या? किसी विषय से संबंधित शब्दों को तकनीकी शब्द बोलते हैं। तो इनमें से तकनीकी शब्द हमारा सिंपल सा आपको क्लिक हो जाएगा। क्या है तकनीकी शब्द? नाभिक। कौन से विषय से संबंधित है? विज्ञान विषय से। ठीक है, विज्ञान, भौतिक, रसायन सभी से ये संबंधित है। ठीक है, तो हम विज्ञान भी बोलेंगे तो चल जाएगा, हालांकि हमसे पूछा नहीं गया है कि कौन से विषय से संबंधित है सर। ठीक है, डायरेक्ट पूछा है कि इनमें से तकनीकी शब्द कौन सा है। तो तकनीकी शब्द कौन सा है बेटा? नाभिक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है। वाह यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अलंकार आपने पढ़े होंगे। अलंकार क्या होता है? क्या होते हैं बेटा अलंकार? चलो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने तो पढ़े होंगे। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं? ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण भी होता है। जहाँ जिस भी चीज से काव्य की शोभा बढ़े उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अलंकार बोलते हैं। तो अलंकार में भी हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा? कि जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़े, ठीक है, जहां पर शब्द से काव्य की शोभा बढ़े वहां पर अलंकार होता है। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़े उसको हम बोलते हैं शब्दालंकार। क्या बोलते हैं बेटा? शब्दालंकार। और जहां पर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े उसको हम बोलते हैं अर्थालंकार। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां पर शब्द से काव्य की शोभा बढ़े उसको हम शब्दालंकार बोलते हैं, और जहां पर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े उसको अर्थालंकार बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 18, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? दो भागों में बांटा गया है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? स वाला, दो भागों में। कितने भागों में बांट दिया बेटा? दो भागों में। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं? अर्थालंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार बोलते हैं बेटा? अर्थालंकार। तो आंसर क्या होगा? अर्थालंकार। जहां पर शब्द से बड़े वो शब्दालंकार, जहां पर अर्थ से बड़े वो अर्थालंकार। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूरन बेचने का काम कौन करता था? हमारे बाजार दर्शन में बताया गया है चूरन बेचने वाले का नाम। ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा चूरन कौन बेचता था बेटा? चूरन बेचते थे हमारे भगत जी। कौन बेचते थे? भगत जी। चूरन कौन बेचता था? तो
भगत जी बेचते थे। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवा सोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद ही होगा सोंदलगेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे। 2024 में क्वेश्चन आया है बेटा। सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाते थे मराठी। कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी विषय पढ़ाते थे। ठीक है, आनंद यादव को पढ़ाया है सोंदलगेकर मास्टर ने। ठीक है, कविताएं लिखते थे मराठी में ये। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुझे भी किताब चाहिए। चलो निपात शब्द आ गया है शायद यहाँ पे। मुझे भी किताब चाहिए में निपात शब्द है। अब 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया, निपात शब्द क्या होता है? किसी भी बात पर अतिरिक्त जोर देने वाले शब्दों को हम निपात शब्द कहते हैं। मुझे भी किताब चाहिए, तो इसमें निपात शब्द क्या होगा बेटा? भी होगा। तो आंसर क्या आएगा? भी। ठीक है, निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त जोर देने वाले शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था? ठीक है, अब आपको तो ये याद करना पड़ेगा कि छापाखाना कहाँ खुला था और कब खुला था। तो छापाखाना, पहला छापाखाना कहाँ खुला था? पहला छापाखाना गोवा में खुला था, ये तो हमको पता है, ये लिखा हुआ है। कहाँ पे खुला था बेटा? गोवा में खुला था। पर कब खुला था, तो कब खुला था ये हेमंत सर आपको बताएंगे। 1556 में, 1556 पहला छापाखाना भारत में गोवा में खुला था। कब खुला था? 1556 में। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। ठीक है, रामचरितमानस के रचनाकार, रामचरितमानस किसने लिखी है बेटा? गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो आंसर आ जाएगा हमारा गोस्वामी तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही क्या बोलते हैं? काव्य बोलते हैं। ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है हमको काव्य की। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। अर्थ क्या होता है इसका? जिस भी वाक्य में रस आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काव्य बोलते हैं। काव्य और रस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां पर रस की बात होगी वहां काव्य की बात होगी, और जहां पर काव्य की बात होगी वहां पर रस की बात होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आंसर तो बताया नहीं मैंने कि ये परिभाषा किसने दी बेटा? परिभाषा दी है हमारे आचार्य विश्वनाथ ने। किसने परिभाषा दी है? ये आचार्य विश्वनाथ ने। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26, पाठ्य पुस्तक आरोह का भक्तिन संकलित है। अब हमारा जो भक्तिन पाठ है बेटा वो किससे लिया गया है या किससे संकलित है? तो आपको सिंपली याद रखना है कि स्मृति की रेखाओं से। किससे बेटा? स्मृति की रेखाओं से लिया गया है, या स्मृति की रेखाओं में ये पाठ संकलित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अर्थ के आधार पर, सॉरी, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद तो हमने बहुत सारे देखे हैं, पर अर्थ के आधार पर कितने होते हैं हम बताते हैं आपको। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के। इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, इसके बाद निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। अब आप तो 8 का बोल रहे हैं, चलो एक बार और मैं गिना देता हूं। ठीक है, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, और लास्ट में आता है आज्ञावाचक वाक्य। ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के क्या होते हैं? हमारे वाक्य के भेद होते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होने वाला है? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? सिल्वर वेडिंग के नायक यशोधर बाबू का विवाह हुआ था। अब सिल्वर वेडिंग हमने पढ़ी है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग में जो हमारे यशोधर बाबू थे उनकी 25वीं सालगिरह कोई सिल्वर वेडिंग बोला है, पर उनकी शादी हुई कब थी भैया? कब हुई थी भैया? तो देखते हैं हम। आपको तारीख याद होगी, नहीं भी याद होगी तो हम बता देते हैं कब हुई थी। 6 फरवरी 1947 को विवाह कब हुआ था उनका बेटा? 6 फरवरी 1947 को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, जो कि 2025 में आया है। टीवी पर प्रसारित
खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है? अब टीवी में प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बेटा? बेटा नेट भी है, वाइड भी है, विजुअल भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? त वाला ये सभी क्या है? महत्वपूर्ण है टीवी में प्रसारित खबरों के लिए। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 30वें नंबर पे, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? बहुत ही सिंपल बात बोल दी इनने भैया। ठीक है, जहां पर उत्साह का वर्णन हो, जहां पर उत्साह का वर्णन हो वहां पे कौन सा रस? वीर रस। आंसर क्या होने वाला है बेटा इसका? वीर रस। जहां पर उत्साह का वर्णन होता है वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। चलो सिंपल था। फिर भक्तिन पाठ के रचनाकार है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, भक्तिन पाठ किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा बेटा? महादेवी वर्मा ने। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 32। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। आय हाय, ये क्या ले रखा है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब अब अपन मरेंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे? यही होगा इसका मतलब? ये नहीं है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का मतलब अगर हम कुछ चीजें करेंगे ही नहीं, हम अगर मेहनत करेंगे ही नहीं तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? बस इसी बात को ये मुहावरा बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बेटा कि प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। ठीक है, अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमको वास्तविकता के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद नहीं करोगे तो आपके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा? ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वन वर्ड मतलब एक वाक्य में भी आ सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं? मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये 2025 की प्री बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि 2022 से लेकर तो 2025 तक के प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, टर्मिनल, ठीक है, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और साथ ही बोर्ड के पेपर को एनालाइज करके ये हमने एक पीडीएफ बनाया है। इसको हमने सुपर पीडीएफ नाम दिया है। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एजू स्टेट ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें। रजिस्टर करने पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इंटरफेस दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा और सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ वहां पे अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या परचेस कर सकते हैं। बाकी मैंने सारी पीडीएफ का सोल्यूशन एमपी बोर्ड एजुकेशन चैनल पे अपलोड होने वाला है, जल्दी अपलोड होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम अभी हिंदी सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, मतलब 10th 12th के सारे सब्जेक्ट हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलो अगले प्रश्न क्या, हमने तो अभी ये वाला प्रश्न करा ही नहीं है, शायद नहीं करा है तो अब कर लेते हैं बेटा। क्या प्रश्न है? मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? नाम आपको याद करना है, किसने किया बेटा? केशव प्रथम वीर ने। किसने किया था बेटा? केशव प्रथम वीर ने। अगर रिक्त स्थान में भी आ जाए, जोड़ी में आ जाए या वन वर्ड में भी आ जाए तो आपको नाम याद रखना है किसने किया था? केशव प्रथम वीर ने। किसने किया था बेटा? केशव प्रथम वीर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है? ठीक है, रेडियो नाटक में सबसे ज्यादा भाषा का उपयोग होता है। भाषा का उपयोग होता है, हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। भाषा दी है क्या? भाषा नहीं दी है। अभिनय, दृश्य, संवाद, गीत। भाषा नहीं दे रखी है। एक्चुअली भाषा को ही हम संवाद बोलते हैं, तो आंसर हमारा क्या होने वाला है? संवाद होने वाला है। अगर आपको भाषा दिख जाए आपके एग्जाम में तो आप भाषा पे भी टिक लगा सकते हैं, और एक्चुअली भाषा को ही संवाद बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आई होगी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 35 है हमारे पास, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे फिराक गोरखपुरी जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी कृति के लिए या किस चीज के लिए मिला था? तो उन्होंने एक रचना की थी, गुले नगमा। क्या की थी बेटा रचना? गुले नगमा। इस गुले नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि प्री बोर्ड 2025 में पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, प्रश्न क्रमांक 36।
ठीक है, प्रश्न क्रमांक 36 है हमारा, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? मतलब जिसमें शब्द अनुशासन से जमे हुए हो, मात्रा का ध्यान हो, वर्णों का ध्यान हो। अब वर्णों और मात्राओं का ध्यान जिसमें होता है उसको तो हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? छंद कहते हैं। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। आंसर करेक्ट आपका बी वाला, मतलब ब वाला होगा। ठीक है, क्या कविता के शाब्दिक अनुशासन को ही क्या बोला जाता है? छंद बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज किस भाव पर आधारित नहीं होता? तो जो आदर्श समाज होता है वो खुद की चीजों पर आधारित नहीं होता या हमारी आत्मीयता पर आधारित नहीं होता। तो आंसर नॉर्मली होने वाला है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा, किस पर आधारित नहीं होता? तो आत्मीयता पर आधारित नहीं हो रहा, क्योंकि समाज की बात हो रही है, हमारे खुद की बात तो हो नहीं रही है। ठीक है, खुद की बात होती तो वो आत्मीयता पे निर्भर कर जाता, आधार उस पे आधारित होता। पर यहाँ पर किस पे आधारित है? किस पे आधारित नहीं है? आत्मीयता पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव के विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। आय है, हमने पढ़ा है शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ बेटा, क्या बोलते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली हमारा क्या बोला जाता है? मानव के विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वाक्य कहलाता है। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है? ठीक है, जो हमारे सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो वाला आपका जो चैप्टर है उसमें से पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण, अब कपास उगाए थे तो उनसे कपड़े तो बनाए होंगे। ठीक है, कपड़े बनाए होंगे। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिला? प्रमाण मिला। किसका प्रमाण मिला? कि यहाँ पे यार कपास भी तो उगाए जा सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा कि सूती कपड़ा। हमको क्या मिले थे? सूती कपड़े मिले थे, जिसके कारण हमने, जिसकी वजह से हमने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर क्या उगाई जाती थी? कपास उगाई जाती थी। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं? ठीक है, संवाददाताओं मतलब दो व्यक्ति है आपस में बात करें उसको संवाददाता कहते हैं। ठीक है, संवाददाताओं में काम के विभाजन को हम बोलते हैं बाइट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, बाइट नहीं बोलते बेटा, बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट। वो तो बाइट और बीट एक गलती से मेरे मुंह से बाइट निकल गया। पर आंसर में क्या आएगा कि संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या बोलते हैं बेटा? बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट। चलो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखते ही देखते 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में मजा आया होगा। ठीक है, इनको आपको याद भी करना है। ऐसा नहीं कि यार भैया की वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद उनने कि वो ये ना मस्त मस्त गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए तो लेके आए हैं। ठीक है, आप ही नहीं पढ़ोगे तो फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का फायदा क्या है? ठीक है, ये जो पूरे क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, इनको देखकर छोड़ना नहीं है, इनको हो सके तो आपको याद भी करना है। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कहाँ से करना है? डाउनलोड आप कर सकते हो एजुस्टेट ऐप पे। ठीक है, एजुस्टेट ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक इंटरफेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करिए और सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड करिए या परचेस करिए। ठीक है, बाकी तो हिंदी के पूरे पीडीएफ का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि किस पे हो रहे हैं? एमपी बोर्ड के चैनल पे हो रहा है। ठीक है, जो कि हमारे रोहित भैया का चैनल है। ठीक है, रोहित भैया का चैनल पे मैं हेमंत नागदिया आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात चीत को ध्यान ना देते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर पे हमारा प्रश्न है, आत्म परिचय कविता में कवि पान क्या करता है? अरे पढ़िए, सभी ने पहला ही चैप्टर है हमारा आत्म परिचय। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का चैप्टर है ये। ठीक है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ वाला चैप्टर है। ठीक है, किसका पान क्या करता है भैया? दूध का तो नहीं करता, पानी का भी नहीं करता, शहद का भी नहीं करता, तो किसका करता है भैया? स्नेह रूपी मदिरा का पान करता है। ठीक है, इसी में बताता है वो कि ठीक है, किसी प्रिय ने उसके दिल के तारों को छू लिया है। ठीक है, झंकृत कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप पढ़ना कभी टाइम होता है आपके पास एग्जाम के बाद या एग्जाम से पहले। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब रसराज की उपाधि किसको दी? आय हाय, रसराज। ठीक है, रसराज की उपाधि किसको दी है? ठीक है, रसराज की उपाधि हमने दी है श्रृंगार रस को। किसको दी है बेटा? श्रृंगार रस को। रसराज किसको? रसों का राजा कौन? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, सभी को याद होगा रति। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव मतलब बाजार दर्शन में किसके बारे में बताया, मैंने बताए थे आपको बाजार दर्शन में बाजारवाद के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा, बाजारवाद के बारे में। तो आंसर क्या होगा, बाजारवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शब्द गुण के प्रकार होते हैं। चलो, शब्द गुण के प्रकार की हम बात करें, शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा, 3 प्रकार होते हैं। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको अगली वीडियो तक वेट करना पड़ेगा, जिसमें हमने पूरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन में शब्द गुण, शब्द शक्ति, शब्द युग्म, बिंब विधान, रस, काव्य सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो थोड़ा फटाफट मेरे को करना पड़ रहा है। बाकी शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द युग्म क्या होते हैं, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। अभी हम थोड़ा सा एमसीक्यूज पे फोकस करते हैं। ठीक है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो शहर पुराना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, मोहनजोदड़ो शहर पुराना है। मोहनजोदड़ो शहर पुराना है, कितने साल पुराना है बेटा, 5000 साल पुराना है। कितने साल पुराना है, 5000 साल पुराना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो शहर है वो कितने साल पुराना है बेटा, 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ठीक है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण प्रसारण कहलाता है। ठीक है, कोई से भी मतलब आपके सामने एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट की हम लाइव वीडियो चला रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधे वीडियो चला रहे हैं और हमारे फ्रेंड को बता रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइव बोलेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अपन लाइव बहुत बार आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सेलिब्रिटीज भी आते हैं। ठीक है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है। सीधा प्रसारण क्या कहलाता है बेटा, लाइव कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइव कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वापस हमारे हरिवंश राय जी आ गए शायद। ये हरिवंश राय जी की कविता, कवि भार लिए फिरता बेटा, कवि किसका भार लिए फिरता है, जग जीवन का भार लिए फिरता है। ठीक है, उन्होंने बोला मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, तो कवि किसका भार लिए फिर रहा है, जग जीवन का भार लिए फिर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक कहानीकार। आए है, मनोवैज्ञानिक कहानीकार, आपको नाम याद रखना है भाई का, मतलब हमारे जो आदरणीय जैनेन्द्र कुमार का भाई नहीं है मेरे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानीकार कौन है बेटा, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है, जैनेन्द्र कुमार, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। किसी ने सोचा होगा कि हम बाबू याद करके चल जाते हैं, क्या सिल्वर वेडिंग में तो कौन आता है, बाबू। अब ये तुमने बाबू तो याद कर लिया, अब यहाँ पे 4-4 बाबू दे दिए उन्होंने। कितने बाबू आगे, 4-4। गजाधर बाबू, विद्याधर बाबू, और भी है देखना, गजाधर विद्याधर हो गए, और कौन है, कलाधर बाबू और यशोधर बाबू। तो कौन है इन चारों में से, कमेंट करके बताओ जरा। गजाधर है, कलाधर है, विद्याधर है कि यशोधर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है बेटा इसका, यशोधर बाबू। बेटा आपने बाबू याद करके गए होंगे, और बाबू में तो यहाँ पे 4-4 बाबू आ गए एक साथ। ठीक है, चारों एक साथ आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नाम याद करके जाओ। क्या नाम आएगा, यशोधर बाबू। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला छापाखाना खुला था, हमने अभी ऊपर देखा था प्रश्नों में। ठीक है, पहला छापाखाना 1556 में खुला था। कहां पे खुला था भाई साहब, गोवा में खुला था। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति का मानवीकरण विशेषता है। पृथ्वी की जो मानवीकरण विशेषता है वो हमारे छायावाद में मिलती है बेटा। कौन से वाद में मिलती है, छायावाद में। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास जो है वो भी हमने आने वाली वीडियोस में कवर कराया है। ठीक है, पूरा टेंशन फ्री हो जाओ। हेमंत भैया है, हेमंत भैया हिंदी में आपको पूरी चीज कवर कराएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शब्द युग्म के प्रकार होते हैं। ठीक है, वही प्रकार वाली बात हो गई, तो प्रकार के नाम तो मैं आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, शब्द युग्म अभी हम देखेंगे। शब्द युग्म के कितने प्रकार है बेटा, तो शब्द युग्म के 6 प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा, 6 प्रकार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको याद रखना है, इसको मैं स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो लिया गया है ये निशा निमंत्रण से। किससे लिया गया है बेटा,
निशा निमंत्रण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छंद में अल्प विराम को कहते हैं, छंद में अल्प विराम को यति कहते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अल्प विराम को क्या कहते हैं बेटा, यति कहते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ है, जो काले मेघा पानी दे पाठ क्या है, संस्मरण है बेटा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लास्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 56 पे, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं बेटा। ठीक है, अभी हमने अर्थ के आधार पर देखे थे, रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टिक भी लगा देता हूं मैं। ठीक है, टिक लगा दिया हमने। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो क्वेश्चन सभी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि यशोधर बाबू के जो आदर्श थे वो भाई थे किशनदा। कौन थे बेटा, किशनदा। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसको मानते थे, तो किशनदा को मानते थे। ठीक है, इसी के साथ आपके पूरे जो एमसीक्यूज थे आज मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे आंसर्स भी अवेलेबल कराए हैं, उत्तर देखे कि फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा। और इस पीडीएफ में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, ये रिक्त स्थान है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। इसको सुपर पीडीएफ नाम दिया है। इसको पूरे को सॉल्व कराने वाले हैं आपके हेमंत भैया, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। ठीक है, बहुत सारी चीजें भी आना है बाकी है। अभी तो मैंने बस एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने एमसीक्यू सॉल्व करा दिए हैं, इनको आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से याद करके इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो एजुस्टेट ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको मिल जाएगा बहुत सारे सुपर पीडीएफ, उनको आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे बहुविकल्पी जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। ठीक है, इसी के साथ आपके हेमंत भैया आपसे विदा लेना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।